तो चैप्टर का नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पावर कैसे इस्टेब्लिश किया, मतलब ट्रेड करने के लिए वो हमारी कंट्री में आए थे, पर उन्होंने अपना एक साम्राज्य, अपना एक किंगडम, अपना एक पावर कैसे इस्टेब्लिश किया। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। औरंगजेब वॉज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर्स। मुगल रूलर्स जो थे उनमें से जितने भी पावरफुल रूलर्स हुए उनमें से औरंगजेब लास्ट थे और उनकी डेथ हो गई थी 1707 में। He established control over a very large part of the territory. इंडिया को टेरिटरी से रिकॉग्नाइज किया गया है, यहाँ पे इंडिया को टेरिटरी से रिकॉग्नाइज करा गया है। तो औरंगजेब जो थे उन्होंने ऑलमोस्ट इंडिया के पार्ट्स के ऊपर, इंडियन टेरिटरी के ऊपर, ऑलमोस्ट पूरी की पूरी टेरिटरी के ऊपर अपना रूल जो था वो इस्टेब्लिश कर लिया था। आफ्टर हिज डेथ 1707 में उनका डेथ हो गया था। बहुत सारे मुगल गवर्नर्स हुए, बहुत सारे जमींदार्स हुए, इन्होंने अपनी अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करना स्टार्ट किया। अथॉरिटी को मीन्स अपनी पावर को इस्टेब्लिश करना स्टार्ट किया और इस्टेब्लिश किए अपने रीजनल किंगडम्स। रीजनल क्या होते हैं? लोकल किंगडम्स, जिसके कारण दिल्ली जो था वो एक सेंटर नहीं रहा, क्योंकि जब लोकल रूलर्स आएंगे, लोकल किंगडम्स बनेंगे तो एक पर्टिकुलर सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल नहीं रहेगा। तो दिल्ली वाज नो लॉन्गर दिल्ली वाज नो लॉन्गर प्लेइंग एज अ फंक्शन ऑफ इफेक्टिव सेंटर। दिल्ली एक सेंटर नहीं रहा जहाँ से सारी पावर्स आती थी। बाय द एंड ऑफ हाफ ऑफ 18th सेंचुरी अ न्यू पावर वाज इमर्जिंग। 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में अ न्यू पावर वाज इमर्जिंग ऑन द पॉलिटिकल हॉरिजॉन, जिसका नाम था द ब्रिटिश। डिड यू नो दैट ब्रिटिश ओरिजिनली केम एज अ स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी? ये इंडिया में जब आए थे एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी के पर्पज से आए थे कि हमें एक ट्रेडिंग कंपनी लगानी है, सामान को खरीदने बेचने की एक कंपनी लगानी है। बट वर रिलक्टेंट टू एक्वायर टेरिटरीज। पर इनका क्या मेन पर्पस हो सकता है उस समय जब ये आए थे कि इनको टेरिटरीज एक्वायर करनी है। हाउ देन दे डिड कम टू बी द मास्टर्स ऑफ अ वास्ट एम्पायर। तो क्या रीजंस रहे कि इतना बड़ा टेरिटरी, इतना बड़ा एम्पायर इन्होंने कंट्रोल कर लिया? सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस इन दिस चैप्टर। नाउ बहादुर शाह जफर एंड हिज सन्स बीइंग अरेस्टेड बाय कैप्टन हॉडसन। ये आप देख रहे हैं फिगर, इसमें बहादुर शाह जफर और उनके बेटों को कैप्टन हॉडसन अरेस्ट कर रहे हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट गोइंग थ्रू द चैप्टर। औरंगजेब के बाद कोई भी इस पावरफुल मुगल रूलर नहीं बचे, बट मुगल एम्परर्स जो थे वो इम्पॉर्टेंट थे, सिम्बॉलिकली इम्पॉर्टेंट। इन फैक्ट व्हेन अ मैसिव रिबेलियन बिटवीन ब्रिटिश रूल ब्रोक आउट इन 1857, बहादुर शाह जफर जो मुगल एम्परर थे उस समय, वो एक नेचुरल लीडर की तरह फ्रंट फॉरवर्ड हुए। एक बार जैसे ये रिवोल्ट जो था ये पुट डाउन हुआ, मतलब एंड हुआ, बहादुर शाह जफर को फोर्स किया गया कि वो किंगडम को छोड़े और उनके बेटों को कोल्ड ब्लडेड शॉट कर दिया गया। नाउ ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई ईस्ट में। इन 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड अ चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड। कौन थी रूलर ऑफ इंग्लैंड? क्वीन एलिजाबेथ वन। जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को एक सोल राइट मिल गया, क्वीन एलिजाबेथ उनकी रानी थी, रूलर थी, वहाँ से उनको एक रूल मिल गया, वहाँ से उनको एक राइट मिल गया कि ईस्ट के साथ ट्रेड सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। दिस meant that no other trading group in इंग्लैंड का कोई भी ट्रेडिंग ग्रुप ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ compete नहीं कर सकता। इस चार्टर के साथ कंपनी could venture across the oceans के अक्रॉस, looking for new lands, जहाँ से ये गुड्स खरीद सकते थे चीप प्राइस पे, अपने साथ लेके जा सकते थे यूरोप में और बेच सकते थे हायर प्राइजेस में। कंपनी डिड नॉट हैव फियर कॉम्पिटिशन। इनको कॉम्पिटिशन का फियर नहीं था, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ ने बोल दिया था कोई भी और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ compete नहीं करेगा। मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज इन दोज डेज। मर्केंटाइल क्या होता है? जो गुड्स में ट्रेड करती है। गुड्स में ट्रेड करने का मतलब क्या है? फिजिकल, जिनको आप टच कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है, उन चीज़ों में डील करती है। जैसे कि आपके फर्नीचर हो गए, जिन चीज़ों को आप टच कर सकते हो, कुछ भी आइटम्स दैट आर टचेबल, टेंजिबल। तो मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज जो थी उन दिनों में वो प्राइमरली प्रॉफिट, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बनाती थी बाय एक्सक्लूडिंग कंपटीशन, क्योंकि कंपटीशन था ही नहीं। सो दैट दे कुड बाय चीप एंड सेल डियर, महंगा बेचें और सस्ता खरीदें। द रॉयल चार्टर हाउएवर कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर्स फ्रॉम एंटरिंग द ईस्टर्न मार्केट्स। पर
अब रॉयल चार्टर जो था यूके का, वो और बाकी की यूरोपियन का पावर्स को नहीं रोक पाई ईस्टर्न मार्केट्स में एंटर करने से. बाय द टाइम द फर्स्ट इंग्लिश शिप सेल डाउन the west coast of Africa around the Cape of Good Hope and crossed Indian Ocean, Portuguese already established presence in the western coast of India. ठीक है जी. रॉयल चार्टर ने अपनी इंग्लैंड की कंपनीज को तो रोक लिया, पर बाकी यूरोपियन पावर्स को नहीं रोक पाई. जैसे ही द फर्स्ट इंग्लिश शिप्स के गए, सेल किया इन्होंने टुवर्ड्स वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, केप ऑफ गुड होप के अराउंड, और क्रॉस किया इन्होंने इंडियन ओशन को. पोर्टुगीज़ उस समय पोर्टुगीज़ ने अपनी प्रेजेंस वहाँ पे इस्टेब्लिश कर ली थी. मतलब पोर्टुगीज़ वर ऑलरेडी देयर एंड देयर बेस, उनका पोर्टुगीज़ का बेस कहाँ पे था? गोवा में था. अब हु वर द फर्स्ट पावर्स टू कम टू दैट प्लेस? तो इट वाज पोर्टुगीज़ Vasco da Gama. In fact, it was Vasco da Gama, a Portuguese explorer, who had discovered this sea route to India in 1498. So, ये sea route किसने establish कर दिया था? Portuguese explorer, उनका नाम था वास्को डे गामा. कब किया? 1498 में. Early 17th century में Dutch too were exploring the possibilities of trade in Indian Ocean. और जल्दी ही French traders भी आ गए. The problem was that all the companies were interested in buying the same things, क्योंकि we were very rich in few things which were cotton, silk, spices like pepper, cloves, cardamom, cinnamon. ये सब चीज़ें जो थी बहुत डिमांड में थी, and we were the very good producers of all these things. So competition amongst the European companies inevitably pushed up the prices at which these goods could be purchased. अब होता क्या था कि अगर एक चीज़ की डिमांड ज़्यादा है तो अल्टीमेटली उसके प्राइजेस भी ज़्यादा होंगे. The only way the trading companies could flourish was by eliminating rival competitors. अब क्या हो सकता था? अगर हमको किसी भी चीज़ का प्राइस कम करना है तो हमें एक ही रास्ता दिखता है, या हमें कंपटीशन कम करना है तो अपने कॉम्पिटिटर्स को कम करो. इसी चक्कर में क्या होना शुरू हुआ? द अर्ज टू सिक्योर मार्केट्स लेड टू फियर्स. इससे बहुत लड़ाइयाँ होनी स्टार्ट हुई. अब थ्रू द 17th एंड द 18th सेंचुरी क्या होता था? ये जो पावर्स थी जो आके कंट्रोल करना चाह रही थी, ट्रेड करना चाह रही थी, इन्होंने क्या किया? जो शिप के रास्ते थे आते थे उनके शिप डुबा देते थे, ब्लॉकेडेड द रूट्स को रोक देते थे, राइवल शिप्स को नहीं मूव होने देते थे जिनमें सामान था. ट्रेड वाज कैरिड ऑन विद आर्म्स, हथियारों के साथ, एंड ट्रेडिंग पोस्ट्स वर प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशन होता है कब्जा कर लेना. This effort to fortify settlements and carry on profitable trade, इससे बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट आ गया लोकल रूलर्स में. कंपनी therefore found it difficult to separate trade from politics. कंपनी को ये समझ में आ गया था, ब्रिटिशर्स को ये समझ में आ गया था कि भैया पॉलिटिक्स, अगर आपको कहीं पे कंट्रोल करना है, कहीं पे फोर्टिफिकेशन करनी है, कहीं पे आपको ट्रेड करना है, तो आपको पॉलिटिक्स भी करनी पड़ेगी. सो अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में ट्रेड स्टार्ट किया. आइए जी पढ़ते हैं इसके बारे में. द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेट अप ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली. फर्स्ट ट्रेडिंग फैक्ट्री इंग्लिश ने अपनी पहली ट्रेडिंग जो लगाई थी, जो उन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई थी, वो लगाई थी रिवर हुगली के बैंक्स के ऊपर 1651 में. ये बेस था from which the company's traders known at that time as factors operated. ये जो फैक्ट्री के लोग थे जिनको उस समय फैक्टर्स बोला जाता था, ये वहाँ से ऑपरेट करते थे. कहाँ से ऑपरेट करते थे? जो इन्होंने फैक्ट्री लगाई थी रिवर हुगली के बैंक्स पे. द फैक्ट्री वो हैड अ वेयर हाउस. फैक्ट्री का एक वेयर हाउस होता था जहाँ से गुड्स फॉर एक्सपोर्ट वर स्टोर्ड, जहाँ पे जो सामान हमको बाहर भेजना होता था उसको स्टोर किया जाता था. एंड इसके ऑफिसेज थे जहाँ पे कंपनी के ऑफिशियल्स बैठते थे. जैसे जैसे ट्रेड एक्सपैंड हुआ, कंपनी परसुएडेड मर्चेंट्स, इन्होंने मर्चेंट्स को कॉन्टैक्ट करना शुरू करा, ट्रेडर्स को, ताकि वो आएँ और फैक्ट्री के आसपास अपने आप को सेटल करें. 1696 में इट बिगैन बिल्डिंग अ फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट. अपनी फैक्ट्री के आसपास इन्होंने एक फोर्ट बनाना स्टार्ट कर दिया. 2 years लेटर इट ब्राइब्ड, इन्होंने रिश्वत देना शुरू किया मुगल ऑफिशियल्स को, ताकि कंपनी को जमींदारी राइट्स मिल जाए 3 विलेजेस के ऊपर. कौन से 3 विलेजेस थे? एक था कालीकत्ता, जो लेटर ऑन बना कोलकाता आज के टाइम का,
और उस समय का कैलकटा, इट परसुएडेड द मुगल एम्परर औरंगजेब, इन्होंने प्रेशराइज किया औरंगजेब को कि वो एक फरमान जारी करे। फरमान में क्या लिखना था, कंपनी को राइट दिया जाए कि वो ट्रेड कर सकती है विदाउट एनी ड्यूटी। ड्यूटी मीन्स कोई भी उनको टैक्सेशन ना हो, कोई भी उन पे और मॉनिटरी रोक ना हो, कोई भी उन पे टैक्सेस ना लगे, कोई भी उन पे फाइन्स नहीं लगे, वो फ्रीली ट्रेड कर सके। कंपनी ने कॉन्टिन्यूसली ट्राई किया फॉर मोर कंसेशंस, ताकि उनको और बेनिफिट्स मिले और एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस को वो मैनिपुलेट कर सके। औरंगजेब्स फरमान हैड ग्रांटेड ओनली द कंपनी टू द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री, पर इन्होंने कंसेशंस मांगी कंपनी वालों ने, पर औरंगजेब के फरमान में सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को एक ही राइट मिला था कि ये ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हैं। बट ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी हु वर कैरिंग ऑन प्राइवेट ट्रेड, जो प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे उस तरफ, दे वर एक्सपेक्टेड टू पे ड्यूटी। कंपनी के ऑफिशियल जो प्राइवेट ट्रेड करते थे, कंपनी के अलावा कोई भी ट्रेड कर रहा है अगर प्राइवेटली, तो उसको ड्यूटी पे करनी पड़ती थी। दिस दे रिफ्यूज टू पे, फिर उन्होंने जो कंपनी के ऑफिशियल्स उन्होंने बोला हम नहीं पे करेंगे। इससे क्या हुआ, बंगाल को बहुत ज़्यादा लॉस होना स्टार्ट हुआ रेवेन्यू का। हाउ कुड द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान नॉट प्रोटेस्ट, तो वो कैसे प्रोटेस्ट नहीं करते। अब ट्रेड से बैटल्स कैसे हुई, हाउ ट्रेड्स लेड टू बैटल थ्रू द अर्ली 18th सेंचुरी, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड बंगाल के जो नवाब्स थे उनके बीच में इंटेंसिफाई हुआ, बढ़ गया। औरंगजेब की डेथ के बाद बंगाल नवाब्स असर्टेड देयर पावर एंड ऑटोनॉमी, इन्होंने अपनी पावर ले ली वापस, एज रीजनल पावर्स वर डूइंग एट दैट टाइम, सब लोग अपने आप को किंग मान रहे थे। मुर्शिद कुली खान वॉज फॉलोड बाय अलीवर्दी खान एंड देन सिराजुद्दौला एज द नवाब ऑफ बंगाल। ईच वन ऑफ देम वॉज अ स्ट्रॉन्ग रूलर, ये सब स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे। इन्होंने कंपनी को कोई कंसेशंस नहीं दी, उनसे लार्ज ट्रिब्यूट मांगे कि भैया तुम हमारे देश में आके अगर ट्रेड करोगे तो तुम्हें पैसा देना पड़ेगा, एंड स्टॉप्ड इट, डिनाइड इट एनी राइट टू मिंट कॉइन्स, तुम कोई कॉइन्स नहीं बना सकते हो, एंड स्टॉप्ड इट फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशंस, और ये भी बोला कि तुम अपना ये जो किला बढ़ाते जा रहे हो ये तुम नहीं कर सकते, जो तुम आगे आगे कब्जा करते जा रहे हो ये नहीं कर सकते। इन्होंने बोला एक्यूजिंग द कंपनी ऑफ डिसीट, धोखाधड़ी के लिए, दे क्लेम दैट कंपनी वॉज डिप्राइविंग द बंगाल गवर्नमेंट ऑफ ह्यूज अमाउंट्स ऑफ रेवेन्यू, कि तुम धोखा कर रहे हो और तुम कंपनी के नाम पे जो हमारा प्रॉफिट हमें मिलना चाहिए, जो कंपनी को जो बंगाल को पैसा मिलना चाहिए, तुम उससे भी बंगाल को वंचित रख रहे हो, वो पैसा भी नहीं दे रहे हो। और कंपनी ये जो बंगाल को ट्रेड का पैसा या ड्यूटी फ्री नहीं, टैक्सेशन जो ये नहीं पे कर रहे हैं, उससे बंगाल को जो लॉस हो रहा है उसके लिए भी कंपनी को रिस्पॉन्सिबल माना इन्होंने। एंड गवर्नमेंट ऑफ ह्यूज अमाउंट्स ऑफ रेवेन्यू एंड अंडरमाइनिंग द अथॉरिटी ऑफ नवाब, और ये इन्होंने बोला कि तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो, डिसीट कर रहे हो कि तुम अथॉरिटी ऑफ नवाब को भी अंडरमाइन कर रहे हो, उतना पावरफुल नहीं समझ रहे हो। इट वॉज रिफ्यूजिंग to pay the taxes, writing disrespectful letters and trying to humiliate the नवाब and his officials। और उन्होंने बोला कि तुम टैक्सेशन नहीं दे रहे हो, डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स लिखते हो और तुम ह्यूमिलिएट करना चाह रहे हो किसको, नवाब को और उसके ऑफिशियल्स को। द कंपनी ऑन इट्स पार्ट declared that unjust demands of the local officials were ruining the trade of the company। कंपनी ऑफिशियल्स ने क्या बोला कि ये अनजस्ट डिमांड्स कर रहे हैं लोकल ऑफिशियल्स, इससे कंपनी का जो ट्रेड है वो ख़राब हो रहा है। एंड ट्रेड कुड फ्लरिश, ट्रेड सिर्फ तभी बढ़ सकता है अगर ड्यूटीज़ को रिमूव किया जाए। इट वॉज ऑल्सो कन्विंस्ड दैट अपने ट्रेड को एक्सपैंड करने के लिए कंपनी को अपनी इस्टेब्लिशमेंट्स को, सेटलमेंट्स को एनलार्ज करना पड़ेगा, विलेजेस खरीदने पड़ेंगे। The conflicts led to confrontations and finally culminated into the famous Battle of Plassey। ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे ये कॉन्फ्रंटेशंस में आए और एक बहुत ही ज़्यादा फेमस बैटल जो हम लोग हमेशा पढ़ते आते हैं जब आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, विच इज़ बैटल ऑफ प्लासी। सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न प्लासी नाम कहाँ से पड़ा। प्लासी एक एंग्लिकाइज्ड प्रोनाउंसिएशन है प्लाशी की, पलाशी जो वर्ड है, एंड द प्लेस डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम पलाश ट्री जिसके ब्यूटीफुल रेड फ्लावर्स होते हैं, दैट यील्ड गुलाल।
जो हम पाउडर यूज़ करते हैं, कलर यूज़ करते हैं होली में, तो ये उस रेड फ्लावर से आया था, पलाश ट्री के। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बैटल ऑफ प्लासी के आगे के टॉपिक्स और बैटल ऑफ प्लासी को। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।